बार बार हिंदुस्तानी सरजमी की तरफ बेनियती से देख रहे चीन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से करारा जवाब मिला है। ऐसा जवाब जिससे अब चीन मुगालते में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि भारत दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन वक्त पड़ने पर आंख से आंख मिलाना और जवाब देना भी जानता है। सरहद पार भारत की तैयारियों की मजबूत झलक प्रधानमंत्री के तेवरों में साफ नजर आ रही थी। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। मोदी ने कहा, बेशक ये साल आपदाओं और बुरी घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और जीत कर रहेंगे। आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहाँ अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे, वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को
मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है। देश की आवश्यकता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है। आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है। और हमें ये भी याद रखना है, हमारा देश जितना मजबूत होगा, दुनिया में शांति की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। हमारे यहाँ कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता। भारत का भाव है बंधुता। हम इन्हीं आदर्शों के साथ। मोदी ने कहा कि कोरोना से हम मजबूती से लड़ रहे हैं। पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत इस जंग में सख्ती से डटा हुआ है और हम जरूर जीतेंगे। 2020 में अपना आधा सफर अब पूरा कर लिया है। इस दौरान हमने अनेक विषयों पर बात की। स्वाभाविक है कि जो वैश्विक महामारी आई, मानव जाति पर जो संकट आया, उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है, ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहाँ जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। साथियों, मुश्किलें आती है, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए? क्या पहले के 6 महीने जैसे बीते उसकी वजह से ये मान लेना कि पूरी साल ही ऐसा है? क्या ये सोचना सही है? जी नहीं मेरे प्यारे देशवासियों, बिल्कुल नहीं। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौतियां आए,
नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। मोदी ने अगर बाहर के मोर्चे पर चीन को खरी भाषा में समझाया है, तो सरहद के हालात पर बार बार सवाल उठा रही कांग्रेस को भी आज वैसा ही करारा जवाब मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा है कि आखिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं जो कि चीन और पाकिस्तान को पसंद है। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश भर, दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। आपने हाल ही में ट्वीट किया था इमरजेंसी को लेकर, जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है, बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं। तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है? आपकी पार्टी में भी जो यंग लीडर्स हैं वो आपको सुझाव देते हैं, कोविड को लेके हो या फिर लद्दाख को लेके हो? क्या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो वैसे ही ओपन है जैसे कि आप कहते हैं, या फिर कांग्रेस सही है कि आपकी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये बहुत डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ अपनी जगह रखते हैं। इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूं। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी भी नागरिक ने, किसी भी सिटीजन ने इसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रयासों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके खिलाफ जागरूकता भी रखनी चाहिए। और ये कोई एक दल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र पर जो आघात हुआ था इसकी बात है। हर बार प्रसंग के अनुरूप उसकी भाषा बदलती है, इसका टोन बदलता है, परंतु वो ट्वीट मेरा एंटी इमरजेंसी था। जी जी, आप गृह मंत्री है इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार की स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।